सुप्रभातम छात्रों, कैसे हैं? आशा करते हैं घर पे होंगे, सेफ होंगे। व्यंजन संधि, अभी हमने आपको व्यंजन संधि पढ़ा। व्यंजन संधि देखिए अपनी बहुत ही सरल है, सूत्र पर आधारित है सारी चीज। व्यंजन संधि का अंक हमने आपको पहला सूत्र बताया था, अस्तु सचुना सच। दूसरा हमने आपको पढ़ाया था व्यंजन संधि में सटुना सट। ठीक। तीसरा हमने आपको पढ़ा था झलाम जसयंतु, झलाम जसवंतु सुवंतु। नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे चत्व संधि, जिसका नाम है खरिच्य। एक हमने आपको और बताया था मनुस्वार। मनुस्वार ये तो हुआ संस्कृत में। अब इसका हिंदी में क्या नाम है? अस्तु सचुना सच। इसे हम कहते हैं चित्व संधि। क्या? सचित्व संधि। ये स्थित्व संधि। झलाम जसयंतु, जैसे झलाम जसयंतु था, इसका संधि का नाम है जस्व संधि। कभी कभी पूछता है कि जसत्व के कितने भेद हैं? तो जसत्व संधि के दो भेद हैं। एक होता है पदांत, पदांत जसत्व संधि। दूसरा है अपदांत जस संधि। ये तो अभी हमने आपको पढ़ाया था झलाम जसयंतु। ये अपदांत जसत्व का था, अपदांत। अभी पदांत का हम आपको पढ़ाएंगे झलाम जस झस। वो है, कभी कभी पूछता है कि जस्व संधि के कितने भेद होते हैं? तो जसत्व संधि के दो भेद होते हैं, पदांत जसत्व और अपदान जसत्व। खर्च, इस संधि का क्या नाम है? खर्च चत्व संधि। मनुस्वार संधि का क्या नाम था? अनुस्वार संधि। अभी आपने देखा जितने भी नाम इसके दिए गए हैं ये सूत्र हैं। अगर आप इस सूत्र को याद रखेंगे तो अस्तु सचुना सच स या तवर के बाद स या क्या हो तो स को दंत, तालब विश्व को दंत स, और तालब विश्व को क्या हो जाएगा? दंत स, और तवर को चवर। इसी साथ देखिए इच्छु सचुना सद स और ट में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसका नाम है सटुत्व संधि। झलाम जसयंतु जस में परिवर्तित हो रहा है। झल प्रत्याहार अगर पड़ेगा आगे तो जस में परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम ही हो गया है कि जस संधि। खर्च, ये जो खर्च है, खर प्रत्याहार है, वो च में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है चत्व संधि। मनुस्वार, पद के अंतिम माँ को अनुस्वार हो जाता है, आगे कोई व्यंजन हो तो। अगर आगे कोई व्यंजन होगा तो अगर ऐसे रामो है, देख लीजिए, एक रामो ऐसे भी लिखा था, एक रामो ऐसे। अंतर क्या है? आगे के वाक्यों पर, शब्दों पर निर्भर करता है कि आगे क्या होगा। अगर आगे यहाँ स्वर है तब तो ये म रहेगा। अगर आगे व्यंजन पड़ गया तब अनुस्वार कहता है पद के अंतिम म को, ये अनुस्वार हो जाएगा आगे कोई व्यंजन वर्ड हो तो। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब चलिए थोड़ा, हमने इतने सारे चीज पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया था, हमने रिवीजन करा दिया आपको। अब देखिए आगे क्या है, पदांत और अपदांत। चलिए, झलाम जसयंतु पदांत जसत्व संधि। क्या है सूत्र का? झलाम जस झस। झलाम जस झस।
झलाम सूत्र है झलाम जस झस, जट लहन और झस लहन। ये कहते हैं ना भाई हमको जट लिए और ये झस लिए, ये जो झलाम है ये जटता भी है और झसता भी है। ठीक, चलिए ये आपका है पदांत का। इसके पहले आप लोगों ने अपदांत पढ़ा था, ये किस चीज़ का है? पदांत। पदांत जैसे जस संध के कितने भेद होते हैं? दो, एक होता है पदांत और दूसरा होता है अपदांत। अब देखिए क्या कहता है ये सूत्र। झल है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या वर्ड आते हैं? ये आपका झल प्रत्याहार है। कल हमने आपको प्रत्याहार बताया था। महेश्वर सूत्र के कहाँ से लेकर कहाँ तक? महेश्वर सूत्र के 8वें से लेकर 14वें तक का प्रत्याहार है झल प्रत्याहार। अब देखिए, अब और 60 में इसको कैसे पढ़ाएंगे? कहता है अपदांत के वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का तृतीय या चतुर्वर्ण होने पर उसके पूर्ववर्ती वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा अक्षर हो जाता है। थोड़ी सी दाद देने का रहा है कि वर्गों के झल प्रत्याहार है, वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आगे वर्ग का तृतीय या चतुर्थ अक्षर हो, वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, उसके पूर्व उसी वर्ण का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे क्षुब्ध है, एक शब्द है क्षुब्ध, संध विच्छेद करेंगे क्षुभ प्लस भ, प्लस ध। ठीक, क्षुब्ध था, संध विच्छेद किया, क्षुब्ध धन भ हुआ। तो कैसे हुआ देखिए, यहाँ वर्गों का प फ ब भ, चौथा आगे वर्गों का क ख ग घ, चौथा वर्ण जब पढ़ रहा है तो कहता है इसके पूर्ववर्ती वर्ण का, इस वर्ण का तृतीय अक्षर हो जाएगा। तो तृतीय अक्षर क्या है? प फ ब, शुभ प्लस ध। अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शुभ। ठीक, क्लियर? एक है लब्ध्वम, इतनी बात है। एक और कर लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। सूत्र है लब्ध्वम, लब्ध्वम, लब्ध्वम लब प्लस धम। देखिए जैसे पिछले वाले था लब प्लस धम। अब यहाँ पर अगर आप जलाम झस झस लगाएंगे, जलाम झस झस क्या कहता है कि वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ कौन पढ़ा? चौथा। आगे वर्गों के तीसरा, चौथा पढ़ा तो कहता है कि पूर्ववर्ती वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। पूर्ववर्ती वर्ण का किस वर्ग का है? अब इसके इस वर्ग का तृतीय अक्षर क्या होगा? प वर्ग का है। प वर्ग का तृतीय अक्षर क्या होगा? प फ ब। लब प्लस धम जोड़ देंगे, क्या हो गया? लब्धम। क्लियर? ये रहा है आपका झलाम झस झस। एक ही है तोर लिसन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तोली, आपने किसी फिल्म का डायलॉग भी पढ़ा होगा, पहले तोल फिर बोल। तो तोड़ ली है, तोड़ ले कहता क्या है? नेक्स्ट हमारा है
तोरली संधि। तोरली संधि क्या कहता है? तोरली संधि, तोरली संधि क्या कहता है? ये कहता है त वर्ग के बाद ल हो तो, त वर्ग के बाद ल हो तो त वर्ग का ल हो जाता है। देखिए परिभाषा क्या कह रहा है, तोरल की परिभाषा, त वर्ग के बाद ल हो तो, त वर्ग के बाद ल हो तो, कह रहा कि त वर्ग के बाद ल हो तो त वर्ग क्या हो जाएगा? त वर्ग भी ल हो जाएगा। तो त वर्ग ल हो जाता है। त वर्ग के बाद ल वर्ग हो तो त वर्ग को भी, त वर्ग को भी क्या हो जाएगा? ल हो जाता है। पहले आप परिभाषा पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक समझ। त वर्ग के बाद अगर ल हो, यानी त थ द ध के बाद ल हो, तो त वर्ग क्या हो जाएगा? चाहे त हो, चाहे थ हो, चाहे द हो, चाहे ध हो, उसका ल हो जाएगा। ठीक, जैसे एक बहुत आपने सुना तल्लय है, एक है तल्लय, संधि विच्छेद करेंगे तत् प्लस लय। तोरल सूत्र लगाएंगे तो तोरल क्या कहता है? त वर्ग के बाद ल हो तो, ये त वर्ग है, त वर्ग के बाद ल है, तो त वर्ग ल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी त किस में परिवर्तित हुई? ल में। तल प्लस लय आधा है, जोड़ देंगे हो जाएगा तल्लय। ठीक, इसी तरीके से उल्लेख है। मान लीजिए एक और है आपका, तल्लय हो गया। जाइएगा घर पर देखिएगा, एक हम बता देंगे, दो बता देंगे उदाहरण, उसके बाद आप देखिए क्या वास्तव में ये सूत्र उस पर बैठ रहे हैं। सूत्र पर भी आधारित है उल्लेख। उत प्लस लेख, त वर्ग के बाद ल हो तो त वर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ल में। उल प्लस लक, उत प्लस लेख, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? उल्लेख। एक चीज देखेंगे, अगर जहां पर दो ल अगर टकरा रहे हो तो मान चलिए उसमें तोरली संधि है। जैसे तल्लीन, तल्लीन तत् प्लस लीन, त वर्ग को ल और आगे ल है, त है इसलिए तत्लीन। उल्लास, उत प्लस लास, उल्लास त है, आगे ल है, तो त किसमें परिवर्तित है? ल में, तो क्या हो जाएगा? उल्लास। महलाभ, महत प्लस लाभ, महलाभ। विद्युता लेख, विद्युला लिखत, विद्युला लिखत हो जाएगा विद्वान प्लस लिखत। ठीक, इसी तरीके से और भी है। एतत लीला, एतत लीला, संधि करेंगे एतत लीला। ठीक, ये रहा है आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? भी हमने आपको बताया था। व्यंजन को संस्कृत में कहते हैं, कौन सा संधि है ये? हल संधि। नेक्स्ट हम चलते हैं विसर्ग संधि की तरफ। नेक्स्ट है आपका विसर्ग संधि।
स्वर संधि आपने पढ़ लिया, व्यंजन संधि पढ़ लिया। अब आपका नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहता क्या है? अब जाहिर सी बात है, स्वर में आपने पढ़े तो स्वर में परिवर्तित हो रहा था, व्यंजन आप पढ़े तो व्यंजन में परिवर्तित हो रहा था। अब विसर्ग पढ़ रहे हैं तो विसर्ग में परिवर्तन होगा, यानी विसर्ग की भूमिका मुख्य रूप से है वो कहीं न कहीं मेन भूमिका में है, मेन चरित्र में है, मेन पात्र है, इसलिए इसका नाम ही है विसर्ग संधि। पहला सूत्र है इसका विसर्जनीय सस्य है। विसर्जनीय स क्या कहता है? विसर्ग को स हो जाता है। आगे कहता जब विसर्ग के बाद त थ या स आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। क्लियर? विसर्जनीय स कहता है विसर्ग को क्या हो जाएगा? स। कब विसर्ग को स होगा? जब आगे विसर्ग के बाद त थ आए तो विसर्ग के स्थान पर स, इसलिए इसका नाम ही है सत्व संधि। क्या नाम है इसका? सत्व संधि। क्यों सत्व संधि नाम है इसका? क्योंकि भैया ये विसर्ग के परिवर्तित कर देता है स। विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देगा? ये स में। लेकिन कब परिवर्तित करेगा? इसका नियम भी है, सूत्र भी है। करा जब विसर्ग के बाद त थ या स आए तभी वो विसर्ग के स्थान पर स होगा। जैसे मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, विष्णु शास्त्रा, विष्णु शास्त्रा, क्या हो जाएगा? विष्णु तात्रा है, त्रात्रा। अब देखिए विष्णु तात्रा है, अब इसमें कह रहा है संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? विष्णु प्लस त्राता। ठीक। अब ये कह रहा है कि विसर्ग के पास त थ या स हो। अब देखिए अगर करेंगे ये क्या हो जाए? विसर्ग के स्थान पर आधा स प्लस ता त्रा, त्रा त्रा। अब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? विष्णु त्रात्रा। क्लियर? और देख लीजिए, जैसे किसरस्त, क्या है? किसरस्त, ये सिद्ध करना है आपको। क्या हो जाएगा? कृष्ण प्लस तत्र। विसर्ग के बाद त थ या स आए तो यहाँ क्या आया? त आया तो विसर्ग को स हो जाता। यही था ना कि यही विसर्गीय स यही कहता है, विसर्ग के पास त थ या स आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो आगे त है, विसर्ग क्या हो जाएगा? स। जब विसर्ग हो गया स प्लस तत्, अब जोड़ दीजिए, आधा है
कृष्णस्त्र। क्लियर? हमको ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ आसानी में समझ में आ गया होगा। ठीक, ये रहा आपका विसर्जनीय स। एक और आप देख लीजिए, अब आपकी स्क्रीन पर है नहीं, आप खुद बनाइए। नमस्ते। नमस्ते है, नमस्ते का संधि विच्छेद करिए। उसी आधार पर क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है। नमस्ते है, एक ही याद इसमें देख रहे हैं, आधा स या त या थ आधा स अगर बीच में कहीं हो तो मान चलिए उसमें विसर्जनीय स है। आधा स होता है, देख रहे हैं आप, जो ये आधा स है, दंत स है, इसी के स्थान पर आपको विसर्ग कर देना है। नमः धन्ते। विसर्जनीय स सूत्र लगाएंगे तो विसर्जनीय स क्या करता है कि विसर्ग के बाद स हो जाएगा, आगे कोई विसर्ग के बाद, विसर्ग कब होगा, जब तक थ आगे पड़ेगा तो क्या हो जाए, विसर्ग को स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ विसर्ग है ही। अब देखिए अगर विसर्जनीय स लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, या यहाँ ऐसे करिए, नमः स प्लस ते। यहाँ ले लीजिएगा कि विसर्जनीय स सूत्र से नियम निर्देश पूर्वक सिद्ध करने जब कहता है तब विसर्जनीय स सूत्र से विसर्जनीय स क्या कहता था, यदि विसर्ग हो और उसके आगे त थ हो तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो आगे यहाँ विसर्ग था, आगे ते था, से विसर्ग को स आदेश, स आदेश हो गया। जब स आदेश हो क्या बन गया, नमस्ते। क्लियर? ये आपका विसर्जनीय स सूत्र। नेक्स्ट है सजुसोरु। सजुसोरु। अब सजुसोरु देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। पहला सूत्र विसर्ग संधि का विसर्जनीय स। संधि कौन सा पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। पहला सूत्र क्या था, विसर्जनीय स। दूसरा क्या है, ससजुसोरु। इस संधि का क्या नाम है, जैसे विसर्जनीय स था तो सत्व संधि सूत्र क्या 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 नाम था, सस्व संधि। अब ये विसर्जनीय स है, और ये क्या है, ससुरु। तो इस संधि का क्या नाम होगा, जो जिसमें परिवर्तित होता है उसी का पहला अक्षर लेकर नाम लेते हैं। तो इस संधि का क्या नाम है, रुत्व संधि। क्यों रुत्व संधि होता है, क्योंकि स जो है वो रु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। ससुरु क्या कहता है, पद के अंतिम स को रु हो जाता है, ससुसस शब्द के स को भी रु हो जाता है। कहता है पद के अंतिम स को रू हो जाता है। सजुस शब्द के सजुस शब्द के स को
भी रू हो जाता है। ठीक, पद के अंतिम स को रू हो जाता है, सजुष शब्द के स को भी र हो जाता है। यहाँ मान लीजिए ससुर शब्द के स को र हो जाता है। क्लियर? अब देखिए दुर्लभ है, संध विच्छेद है, दुर्लभ। सूत्र क्या होगा? दोष प्लस लव। ठीक, दोष प्लस लव। अब देखिए स से रू कैसे बनता है? पहले स रू से स को रू करते हैं। ठीक, सूत्र लगाइए, स को रू हो जाता है। पद के अंतिम स को रू हो जाता है। जब पद के अंतिम शब्द है तो ये क्या हो जाएगा? दूर प्लस लव। एक और सूत्र होता है जो डायरेक्ट यहाँ लिया गया है, उपदेशो जननासिक इससे रो जब अंतरू जो बना है र प्लस ऊ से मिलकर बना है। उपदेशी जननासिक इससे इस संज्ञक तस्य लोपा से लोप बसता है र, तो यही हो गया दूर प्लस लव बराबर दुर्लभ। इसमें एक सूत्र और जुड़ता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ये स को रू कर देते हैं। लेकिन सस्सो रू से स का रू हो जाता है। रू के बाद उपदेशे जन्मनासिक इससे ऊ का संज्ञक होता है। जब ऊ का संज्ञक होगा तस्य लोपा से इस ऊ का लोप हो जाता है, तो र बचता है, इसलिए दुर्लभ। आधा था ल था, आगे चढ़ गया दुर्लभ। निर्दय, एक और लिख दीजिए निर्दय। सन विच्छेद करिए निर्दय का। निस प्लस दय है, निर्दय है तो निस प्लस दय है। सम कम्युनिशन वही करना है। ससो रू से स को रू कर देना है। नीरू प्लस दय। अब उपदेश जन्नासिक इस संज्ञक होता है, तसलोप असलोप होता है, बसता है निर बस जय बराबर निर्दय। निर्दय निर्दय है तो ये बना दीजिएगा। निर्दय है तो निर्दय, संस्कृत पढ़ रहे तो निर्दय। क्लियर? एक आता है बहुत मनोरथ। एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है कि मनोरथ में कौन सा संधि है, निर्दया में कौन सा संधि है। मनोरथ संधि होगा मानस प्लस मनस प्लस रथ। ठीक, देखिए मनस प्लस रथ, सस्सो रू से स का रू, उपदेश जब नासिक से इस संज्ञक, आ प्लस उ बराबर मनोरथ। इसमें थोड़ा सा अंतर है। ठीक, आ प्लस उ बराबर मनोरथ। ये रहा। नेक्स्ट है हमारा अतो रोर प्लुदात प्लुति। अतो रोर प्लुदात प्लुति किस संधि का सूत्र है? उत्तो संधि का। ये क्या कहता है? ह्रस्व अ के बाद रू को उ हो जाता है, बाद में ह्रस्व अ हो तो। देख लीजिए क्या कहता है ये। अतो रोर प्लुत प्लुते क्या कह रहा है?
जल्दी जल्दी देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन। उसे डीलेट किताब से सबसे महत्वपूर्ण है सस्सुरु विसर्जनीयस्य खरवसानु विसर्जनीयस्य। देख लीजिए, खरवसानु विसर्जनीय, खरवसानु विसर्जनीयस्य। खरवसानु विसर्जनीय क्या कहता है? विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार क ख प फ आए तो विसर्ग का कोई विकार नहीं रहता, अपितु विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। ठीक, खरवसानु विसर्जनीय क्या कहता है? खर प्रत्याहार अगर विसर्ग हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाए, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो जाए। जैसे गुरु पाठयति, गुरु पाठयति, खरवसाने विसर्जनीय लगेगा तो हो जाएगा गुरु प्लस पाठयति, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गुरु पाठयति। अगर खरवसाने विसर्जनीय से कराए कि विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, तो यहाँ गुरु हो गया। ठीक, आगे प फ प आ गया, क ख प फ आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा गुरु पाठयति। ठीक, किस सूत्र से हुआ? खरवसानी विसर्जनीय से। खरवसानी विसर्जन कहता है कि क ख प फ के बाद, विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे को तैसा ही रहेगा, यानी गुरु प्लस पाठयति। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है? वृक्ष फलति, वृक्ष फलति, सन विच्छेद करेंगे होगा वृक्ष प्लस फलति। क्या कह रहा है ये कि भैया मेरे चीज वही खरवसानु विसर्जनीय लगाएंगे, तो ये कहता है कि विसर्ग के पास क ख प फ आए तो उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, तू वही जैसे को तैसा होगा, यानी वृक्ष फलति। कोई विकार उत्पन्न हुआ? कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कोई कहते बालक पतति, बालक पतति, तो यहाँ प आ गया, विसर्ग प आ गया, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक सूत्र है कहता रोरी, रोरी, रोरी क्या कहता है? र का लोप होता है बाद में र हो तो, वैसे सब आते नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए। रोरी कहता है कि र का रोर, कभी कोई पूछता है रोरी कैसा सूत्र है, तो रोरी लोप करने वाला सूत्र है। कब रोरी लोप करता है? रोरी कब लोप करेगा? जब आगे र हो पीछे र हो तभी उस लोप कर देता है, नामी है रोरी। र का लोप हो जाता है बाद में र हो तो। ठीक, अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आप कर लीजिएगा या करिएगा। भानुदय का संधि विच्छेद तीनों में से है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। करिएगा, देखिए तीनों में से कौन सा संधि है। भानुदय
भानुदय में कौन सा संधि है? भानु प्लस उदय, उ प्लस उ बराबर उ, कौन सा संधि है? उ प्लस उ बराबर उ, विसर्ग संधि हो गया, सॉरी स्वर संधि हो गया। देखिए भानुदय था, भानु प्लस उदय, उ प्लस उ बराबर उ, क्या हो गया? भानुदय। जैसे मान लीजिए सुरेश, सुर प्लस इंद्र, आ प्लस ए बराबर ए, एक छुट्टिया कौन संधि हुआ? सुरेश में। तो सुरेश में आज गुड़ है, गुड़ संधि हो गया। देवर्ष, देव प्लस शरीर, आ प्लस री बराबर अर, गुड़ संधि देवर्ष। मध्वर, बताइए मध्वर में कौन सा संधि है? मध्वरी, मध्वर में कौन सा संधि है? हमने कहा था कि यड़ संधि में य व र ल के साथ कोई आधा अक्षर पड़े तो वो आपका हो जाएगा यड़ संधि। मध्वर, य व र ल के साथ आधा अक्षर पड़ा, वह साथ आधा अक्षर है, तो इसमें क्या हो गया? मध्वर में यड़ संधि। स्वागतम, य व र ल के साथ आधा अक्षर, कौन? यड़ संधि। विष्णुए, विष्णु प्लस वे, विष्णुए, इसमें कौन? एचो आया हुआ, अयाज संधि। सचित, सत प्लस सी, सचित, व्यंजन संधि। ठीक। राजेंद्र, राज प्लस इंद्र, गुण संधि। ऐसे ऐसे कर कर, ठीक। अब हमने आपको लगता है कि आपको सारे स्वर अच्छे से समझ में आए गए होंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक तैयार होता है, क्या? समास। अभी आपने संधि पढ़ा, संधि और समास की परिभाषा सेम टू सेम वैसे ही है। संधि और समास की परिभाषा सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक। संधि क्या था? दो वर्णों के मेल को संधि कहते। जब दो वर्ण समीप हो और आपस में मिल जाए उसे क्या करते थे? संधि। समास क्या है? कि दो शब्द के मेल को हम समास कहते हैं। संधि और समास में समझ में आया? संधि और समास में क्या अंतर था? संधि था दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास दो शब्द जब आपस में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? आपको मालूम है, आपने पढ़ा भी होगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक। समास की परिभाषा क्या है? कह रहे हैं दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों, सार्थक पदों के संक्षिप्त करने को समास कहते हैं। समास करने से जो विभक्तियां होती है उसका लोप हो जाता है। ठीक। तो समास के कितने भेद होते हैं? आपने अच्छे से पढ़े होगा, संधि और समास। समास संस्कृत में वैसे कहीं कहीं क्या कपिल देव द्विवेदी लिखते हैं कि समास 4 होते हैं, लेकिन समास मुख्य रूप से 6 भी होते हैं। 4 तो मेन थे, इस समय कितने हैं? 6। हम आपको एक सूत्र बताएंगे समास के लिए, और उसका सूत्र सम समम समास। ठीक। समास कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में जो पहले था समास 4 ही प्रकार के थे। एक हम आपको बताएंगे, सूत्र है अतद्वय। अतद्वय, अतद्वय क्या है? ये एक छोटा सा हमारा ट्रिक है। आ का मतलब अव्ययी भाव समास। ता का मतलब तत्पुरुष समास। द्वा का मतलब द्वंद्व समास।
बा का मतलब बहुब्रीहि समास। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक। आ का मतलब अव्ययी भाव समास, ता का मतलब तत्पुरुष समास, द्वा का मतलब द्वंद्व समास, बा का मतलब बहुब्रीहि समास। समास 6 होते हैं। इसी तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से छूट रहा है? कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसीलिए कहा गया है कि समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय और द्विगु। कभी कभी पूछता है कि कर्मधारय समास किसका भेद है? अव्ययी का है, तत्पुरुष का है, कि द्वंद्व का है, कि बहुब्रीहि का है? तो जो कर्मधारय समास है वो किसका भेद है? तत्पुरुष का। द्विगु समास किसका भेद है? द्विगु समास किसका भेद है? ये द्विगु समास का। तो समास कुल कितने प्रकार के हो गए? 6। कौन कौन से देख लीजिए आप। अव्ययी भाव समास, कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि भैया किसमें किस पद की प्रधानता है? अव्ययी भाव में किस पद की प्रधानता है? तत्पुरुष समास में किस पद की प्रधानता है? द्वंद्व समास में किस पद की प्रधानता है? तो बहुब्रीहि में। तो अव्ययी भाव पहले नंबर पे है। मान लीजिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। ठीक। तो ये पहले नंबर पर है, मान लीजिए इसका पहला पद प्रधान हो गया। ये दूसरे नंबर पर है, इसका दूसरा पद प्रधान हो गया। द्वंद्व मान लीजिए बीच में है, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। बहुब्रीहि समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। तो याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? तो अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में किस पद की प्रधानता होती है? तो तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पर, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास बीच में मान लीजिए, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। तो पहला था अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय समास, कर्मधारय का ही भेद है द्विगु समास, उसके बाद आपका आ गया द्वंद्व समास, क्या है? द्वंद्व समास। छठा क्या है? बहुब्रीहि समास। आज हम आपको संक्षेप में बता देते हैं कि आप कैसे जानेंगे किसमें क्या है। इसमें आप बताइए कि आपको सबसे सरल समास कौन सा लगता है? अव्ययी भाव समास, के तत्पुरुष समास, की कर्मधारय समास, के द्विगु समास, की द्वंद्व समास, की बहुब्रीहि समास? बताइए कौन सा समास सबसे सरल लगता है? 6 समास में कोई कहता है कि मैं द्विगु समास सबसे सरल लगता है। क्यों भैया द्विगु समास सबसे सरल लगता है? तो कहते हैं कि भैया द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे त्रिलोक, त्रिलोकी हो गए, इसमें समाहार होता है।
त्रयायाम लोकानाम समाहारः, तीनों लोक का समूह। तो द्विगु समास का पहचान होता है, सबसे सरल होता है कि इसका पहला जो शब्द होगा वो संख्यावाची से शुरू होगा। द्विगु समास ये समास में आ गया अतद्वय। अतद्वय याद रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूजन नहीं खाएंगे, और एक तो एक इसमें भी कंफ्यूजन नहीं खाएंगे किसमें किस पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास से पहले नंबर पर इसका पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पर है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास बीच में है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास सबसे अंतिम में है, इसलिए इसका कोई अन्य पद प्रधान होगा। यानी हम कहेंगे कुछ और, अर्थ निकलता है कुछ और, तो वही होता है बहुब्रीहि समास। तो भैया हमारे कहा कि सबसे सरल समास की आज चर्चा हो जाए। द्विगु समास संख्यावाची, संख्या पूर्व द्विगु। द्विगु समास क्या कहता है? सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु। ये कहता है कि जिस समासिक पद के पूर्व, जिस समासिक पद में पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद उस संख्या का विशेष होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचगवम, पंचगवम, पंच मतलब पांच, गाय मतलब गाय, पांच गायों का समूह। पंचगवम मतलब पांच गायों का समूह। पंचवची पंचानाम वटानाम समाहारः, और पांच वटों का संग्रह। चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहारः, चार युगों का समूह। त्रिफला त्रणा फलानाम समाहारः, तीन फलों का समाहार। नवरात्रि नवरात्रियों का समूह है, उसमें कौन सा समास है? द्विगु समास। जैसे कोई कह दे पंचगु, पांच गायों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। पंचपात्र, पांच पात्र। यानी द्विगु समास का अर्थ होता है कि उसका पहला पद जो होता है वो क्या होता है? संख्यावाची। बहुब्रीहि समास देख लीजिए, बहुत ही सरल है। बहुब्रीहि समास सूत्र है अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि समासम। जिसका अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कहते हैं लंबोदर। हमने कहा लंबोदर, लेकिन आपने अर्थ क्या निकाला? लंबा है उदर जिसका, अर्थात हाथी, गणेश जी। लंबोदर किसे कहा गया है? लंबा है उदर जिसका, जिसका पेट लंबा हो, उसे क्या कहते हैं? लंबोदर, यानी गणेश जी। पीतांबर, पीतम अंबर यस्य सः, पीला है वस्त्र जिसका। पीतांबर, पीतांबर किसे कहेगा? किसका पीला वस्त्र है? हमने कहा पीतांबर अर्थ है विष्णु भगवान, इसका अन्य पर प्रधान हो गया। हम कह रहे हैं पीतांबर और आप कह रहे हैं विष्णु भगवान, तब यानी इसका कोई अन्य पर प्रधान हो रहा है। हमने कहा कि लंबोदर, आपने कहा ना भैया लंबोदर मतलब गणेश जी। चंद्रमौल, चंद्रमा है मौल जिसके सिर पर, मौल मतलब सिर, जिसके सिर पर चंद्रमा अर्थात शंकर जी। चक्रपाल, चक्रपालो यश स, पाल मतलब हाथ, चक्र मतलब चक्र, जिसके हाथ में चक्र हो। तो किसके हाथ में चक्र होता है? तो चक्र होता है किसके हाथ में? बताइए आप लोग, बहुत महाभारत देख रहे हैं लॉकडाउन में इस समय, हाँ? तो किसके हाथ में चक्र है? अर्थात विष्णु भगवान। निर्बल, निर्बल, निर्बल है जिसके पास बल ना हो। तो निर्बल में क्या है? कौन सा समास है? निर्बल, निर्बल यस्य जिसके पास ना हो। निर्बल, निर्बल का बताइए क्या होगा? निर्बल, निर्बल जिसके पास बल ना हो।
हमने कहा निर्बल, जिसे आप देखते मन कोई मन कर निर्बल, यानी उसके पास बल नहीं है। सार्जुन, अर्जुन के साथ। तो इस तरीके से देखेंगे, जिसका अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि। द्विगु समास, जिसका शब्द के पहले संख्यावाची शब्द हो उसे हम क्या कहते हैं? सिर्फ एक ही अपवाद है उसमें, द्विगु समास में। जहाँ पर नदी शब्द आ जाए, नदी शब्द के पहले अगर संख्यावाची शब्द है तो वहाँ पर द्विगु समास न होकर अव्ययी भाव समास। किस सूत्र से? नदीभिः। नदीभिः कहता है कि नदी से पूर्व यदि संख्यावाची शब्द होगा तब वो क्या होगा? तब वो द्विगु समास न होकर अव्ययी भाव समास में होगा। तो याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए ट्यूशन दे देता है। हमने आपके दिमाग में एक सरल सा चीज रटा हुआ है भैया कि अगर पहले संख्यावाची शब्द पढ़ा, आग मूद कर मार लीजिए, क्या? द्विगु समास। हाँ, मार दिया आग मूद कर, लेकिन नदी शब्द छोड़कर अगर नदी शब्द आ जाएगा तो उसमें आपका क्या होगा? नदी शब्द में तो नदी शब्द अगर आ जाए और उसके पहले संख्यावाची शब्द हो तब वो किस समास में जाएगा? तब अव्ययी भाव समास में जाएगा, न तो द्विगु समास में। क्लियर? तो द्विगु समास आपको अच्छे से याद हो गया, जिसका पहला शब्द क्या हो? संख्यावाची। बहुब्रीहि समास, जिसका किसी अन्य पद की प्रधानता हो। अब आइए द्वंद्व समास। कहते ना भैया द्वंद्व है, आपस में द्वंद्व कर रहे हैं। जैसे राम लक्ष्मण, कभी कभी ये जो चिन्हान है ये भी बताता है कि इसमें द्वंद्व समास है। राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मण। हरिहरो, हरि और हरो। हरि केशव, हरि और केशव। तो जहाँ आपस में पितरो, माता और पिता, भाई और बहन, इस हिसाब से जहाँ आपस में द्वंद्व करते हो तो वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से होता है। कर्मधारय और तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का भी भेद है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष होता है। कभी कभी पूछता है कि द्वंद्व समास सूत्र क्या है? द्वंद्व समास देख लीजिए, चार्थी द्वंद्व। उभय पद प्रधान, उभय पद प्रधान, जहाँ पर उभय पदार्थ, जहाँ दोनों पद उभय हो, यानी दोनों पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास। जैसे द्वंद्व समास के भेद कभी कभी पूछते हैं कितने होते हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व क्या होता है? इतरेत्तर मतलब होता है जहाँ 2 समाहार हो और 2 में हो। ठीक, जहाँ 2 या 2 से अधिक पदों का योग होता है और वो द्विवचन में हो। जैसे द्विवचन में 2, राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण 2 हुए ना, राम और लक्ष्मण। हरिहरो, हरि और हरो, हरि और हर। शिव केशव, शिव और केशव। इतरेत्तर द्वंद्व में 2 चीज होते हैं। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व में जहाँ किसी चीज का समाहार हो, दिन रात्रो, दिन और रात्र। ठीक। आइनकुलम। पाणिपादम, पाणिपादम क्या कहता है? जहाँ हाथ और पैर का क्या हो? समाहार हो। ठीक। तो ये रहा हमारा आज का समास। इसके पूर्व ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसको विस्तार से। तो आपको 2 चीज़ भी आज हमने पढ़ाया, रिवीजन भी कराया। एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं, देख लीजिएगा। कभी कभी कोई शब्द दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें कौन सा संधि है। जैसे कह दिया सुरेश में कौन सा संधि है। ठीक। महेश में कौन सा संधि है। जलौढ़ में कौन सा संधि है। हरिये में कौन सा संधि है।
सज्जन में कौन सा संधि है? उच्चारण में कौन सा संधि है? कभी कभी दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा सुरेश में कौन सा संधि स्वर है, व्यंजन है कि विसर्ग है, तो सिंपल सा चीजें देख रहे हैं, स्वर है। और पूछेगा कि सुरेश में कौन सा संधि है, अब स्वर का भी दे दिया कि गुण संधि है कि वृष संधि है कि दीर्घ संधि है कि आयास संधि है। दो तो आप निगलेक्ट कर देंगे, दो में फंसेंगे। गुण और वृद्ध में एक चुटैया देखेंगे तो गुण संधि, दो चुटैया देखेंगे तो वृद्ध संधि। उच्चार सज्जन सत प्लस जन दिखाई दे रहा है कि व्यंजन संधि है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे समास। समास पढ़ाई भी दिए हैं, सिर्फ आपको आज हमने संक्षेप पढ़ाया है। अगले वीडियो में आपको अच्छे तरह कैसे कौन से ट्रिक किस ट्रिक द्वारा पहचाना जाता है। ठीक।